everyone, this is Janvi and welcome to Study C। हमने क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 को स्टार्ट करा था और अभी तक हमने जाना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ और इससे क्या क्या आइडियाज इमर्ज होकर के आए। अभी तक हमने ये सब जाना और अगर आप में से किसी को इसका जवाब, इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। अब आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द मेकिंग ऑफ जर्मनी। हमने देखा जर्मनी में काफी स्ट्रगल्स हुए। एक पार्लियामेंट बनी थी जिसने फ्रैंकफर्ट में जाकर के अपना एक जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट कर दिया था, बट उनका ये जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। उन्हें इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई। उन्होंने डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, जो डिमांड उनकी फुलफिल नहीं हुई। तो आज हम देखेंगे कैसे ये जर्मनी जिसने अटेम्प्ट्स किए और फेल भी हुए, बट कैसे इन्हें लास्ट में आते आते इंडिपेंडेंस मिली। Germany before unification was divided into 39 confederation। Germany पहले 39 छोटे छोटे स्टेट्स पार्ट्स में डिवाइडेड था और हर पार्ट पे कौन डोमिनेट करता था? पहले तो मोनार्की, जो किंग होते थे, राजा जो होते थे वो रूल किया करते थे। उनके पास तो अल्टीमेट पावर होती ही होती थी और साथ ही उनके जो अंडर लोग आते थे, ब्यूरोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स, जिन्हें आज हम नौकरशाह के तौर पे जानते हैं, तो वो लोग भी इनके अंडर में रह करके उनके पास भी पावर हुआ करती थी और इनके पास पैसा भी खूब होता था। यानी ये सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए थे। तो ये सब जो लोग थे वो इन 39 स्टेट्स में डोमिनेट करते थे, इनका दबदबा बना हुआ था। एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। ऑस्ट्रिया और प्रशिया, यहाँ के जो रूलर्स थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे इन जर्मन स्टेट्स में। अब इतना अत्याचार सहने के बाद, इतनी इनइक्वालिटीज फेस करने के बाद, लोगों ने फाइनली अपनी डिमांड्स रखना स्टार्ट किया। पहली डिमांड क्या थी? एज ऑब्वियस उनकी पहली डिमांड थी यूनिफाइड नेशन स्टेट्स की। वो चाहते थे कि 39 पार्ट्स जो हैं, जो अभी जिन्होंने जर्मनी को डिवाइड कर रखा है, वो सब एकजुट हों, यूनाइट हों और मिल करके एक नेशन स्टेट बनाएं, जिससे हम एक सिंगल नेशन स्टेट क्रिएट कर सकें सभी लोगों के लिए, जहां पे सबके राइट्स के बारे में भी बात हो। सेकेंड, फ्रीडम ऑफ प्रेस। कंजर्वेटिव रूलर्स ने क्या किया था? सेंसरशिप लगाई थी। सेंसरशिप यानी लोगों को राइट्स नहीं थे अपनी मर्जी से कुछ भी पब्लिश करने के, चाहे वो बुक्स में करना चाहे, न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में। लोगों को राइट्स नहीं थे कि अपनी मर्जी से कुछ भी पब्लिश कर दें। उन्हें पहले राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही जाके वो कुछ पब्लिश कर पाते थे। तो लोगों ने इसी सेंसरशिप के अगेंस्ट में आवाज उठाई। उन्होंने बोला प्रेस को यानी मीडिया को इंडिपेंडेंट फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी पब्लिश कर सके। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होने चाहिए थे। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखा हुआ है कि हमें कौन कौन से राइट्स मिलने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी मर्जी से सामने वाले की लाइफ खत्म कर दें। अगर हम मर्डर कर देते हैं किसी का तो ये हमारा राइट हुआ? नहीं, इस चीज का हमें कोई अधिकार नहीं। तो राइट्स कौन कौन से होने चाहिए वो भी बहुत सोच समझ के लिखे गए। जैसे हमें अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का राइट होना चाहिए, लेकिन दूसरे की लाइफ से छेड़खानी करने का अधिकार किसी को नहीं। तो ये हमारा सबसे ज्यादा बेसिक राइट हो गया, राइट टू लाइफ। ओके, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की लोगों ने डिमांड रखी। इकोनॉमिक यूनिटी। लोग चाहते थे इकोनॉमिकल सेंस में भी हम लोग यूनाइटेड हो जाए, इकोनॉमिकल डायमेंशन में भी, यानी अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो उस सेंस में भी जो जर्मनी के 39 स्टेट्स हैं वो एक साथ जुड़ जाएं। अब वो कैसे? जैसे जर्मनी है, जब ये पूरा जर्मनी है, यहाँ पे ये 39 ऐसे अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है। अब अगर मुझे ट्रेड करना है और कोई सामान, कोई भी गुड्स यहाँ से यहाँ लेके जाने हैं तो मुझे बीच में टैक्स देना पड़ता था। अब अगर मान लो मुझे ऐसे ही 3-4 अलग अलग स्टेट्स क्रॉस करके जाने हैं, मैं यहाँ पे गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ आऊंगी, तो उतने में तो मेरा जो प्रॉफिट जितना मुझे मिलना चाहिए था उसका आधा भी नहीं मिल पाएगा। सारा पैसा तो टैक्स में चला जाएगा।
इसी वजह से लोगों ने डिमांड रखी कि हम चाहते हैं फ्री ट्रेड स्टार्ट हो, इकोनॉमी के सेंस में भी, जिसे आज हम इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स को हम अर्थशास्त्र कहते हैं हिंदी में। तो उस इकोनॉमिकल सेंस में भी हमें एक तरह से यूनिटी देखने को मिले, सारे स्टेट्स एकजुट हो जाएंगे। तो अगर हमें यहाँ से कितनी भी दूर, अगर यहाँ से हमें इस एंड में भी गुड्स पहुंचाने होंगे तो भी हम पे टैक्स नहीं लगेगा, फ्री ट्रेड होना चाहिए और यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए। ऐसे लॉ बनाओ कि कहीं ऐसा ना हो जर्मनी के एक पार्ट में अलग रूल्स चल रहे हैं, अलग लॉ बने हुए हैं और दूसरे पार्ट में अलग रूल्स फॉलो हो रहे हैं। नहीं, यूनिफॉर्म लॉज लाए जाएं जो सभी लोगों के लिए इक्वल हो, सभी लोगों को कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाएं जो सभी लोग फॉलो करें। However, rulers of different German states suppressed the movements. अब अलग अलग जर्मन स्टेट्स में काफी तरह से लोगों के इन मूवमेंट्स को सप्रेस किया गया। जो यहाँ के लोकल रूलर्स होते थे वो लोगों की वॉइस दबाया करते थे, उठने नहीं देते थे लोगों की आवाज, उनके राइट्स को खत्म कर दिया जा रहा था और जो भी मूवमेंट करता था उसके अगेंस्ट में बहुत कार्रवाई की जाती थी, इन्वेस्टिगेशंस की जाती थी और फिर उन्हें पनिश भी किया जाता था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या किया, काफी स्ट्रगल किए अपने और जर्मनी को एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बना ही दिया। इकोनॉमिक यूनिटी, अभी हमने यहाँ पे इकोनॉमिक यूनिटी की बात करी कि फ्री ट्रेड हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं। तो अब ये इकोनॉमिक यूनिटी लाई कैसे जाएगी? इसके लिए बनी एक यूनियन ज़ोलवेरीन। ज़ोलवेरीन 1834 में बनी, ये एक कस्टम यूनियन थी। अब इसके अंडर में क्या किया गया, अबॉलिश्ड टैरिफ्स बिटवीन जर्मन स्टेट्स। टैरिफ्स यानी टैक्स, जर्मन स्टेट्स में यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो टैक्स लगा करता था बीच में, उसको खत्म करवा दिया। अब अगर हमें अलग अलग जर्मन स्टेट्स में जा करके अपना ट्रेड करना है, अपने गुड्स बेचने हैं, सेल करने हैं, तो उसके लिए हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और इसी जो यूनियन, ये जो ज़ोलवेरीन थी, इसी यूनियन ने क्या सब चीजें प्रमोट करी कि फ्री मूवमेंट हो गुड्स का, वही चीज टैक्स ना देना पड़े। स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यहाँ पे अलग मेजर्स का सिस्टम चलता था। जो यहाँ पे 1 किलो माना जाता है वो हो सकता है यहाँ के 1.5 किलो के बराबर हो, यहाँ 2 किलो के बराबर हो। तो इस टाइप से एक यूनिफॉर्म, एक सेम यूनिट नहीं थी वेट्स मेजर करने की। तो अब एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट बनाई गई, यानी अब पूरे जर्मन स्टेट में, यहाँ पूरे जो नेशन है जर्मन, सभी स्टेट्स जो हैं 39 स्टेट्स, उन सभी में एक ही तरह का वेट मेजर स्टैब्लिश किया गया। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड रेलवेज, अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज और रेलवेज इन सब की भी ग्रोथ करवाई गई, जिससे कि लोगों के लिए एक तरह से जॉब्स भी क्रिएट की जा सके, इनकम भी जनरेट होगी लोगों की, और कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के माइंडसेट से ये सब स्टैब्लिश करवाए। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, अभी ये हमने देखा इकोनॉमिकल सेंस में कि कैसे इकोनॉमी के बेसिस पे जर्मनी यूनाइट हुआ ज़ोलवेरीन की वजह से। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल सेंस में, राजनीति के नजर से अगर हम देखें तो भी ये 39 स्टेट्स में बटा हुआ था और अलग अलग लोकल रूलर्स रूल कर रहे थे। तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कैसे हुआ, पॉलिटिकली ये यूनिफाई कैसे हुआ, एकजुट कैसे किया गया जर्मनी के अलग अलग स्टेट्स को? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है बिस्मार्क का। बिस्मार्क प्रशिया का एक लीडर था, लीडर थे ये, प्रशिया से बिलोंग करते थे। इनका फुल नेम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन भी कहा जाता है, यानी जर्मनी को यूनिफाई करवाने में, जर्मनी के जो 39 स्टेट्स हैं उन सबको यूनाइट करवाने में, एक नेशन स्टेट बनाने में इनका सबसे बड़ा रोल था। Believed in blood and iron, war and military power instead of speeches and debates. तो ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे, इनका मानना ये था कि स्पीच यानी बोल के, बहस करके हम सबको साथ में लेके आए, इससे बढ़िया है सीधा एक बार वॉर करो और सभी को एक कह सकते हैं अम्ब्रेला के अंडर में ले आओ, एक ही तरह से यूनिफाई करवा के सबको सामने लाओ। उन्होंने
बातचीत छोड़ करके वॉर को अपनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि बातचीत से कुछ नहीं होता है, हम बोल के लोगों को आपस में नहीं जोड़ सकते, तो उन्होंने वॉर लड़के तब लोगों को यूनिफाई करवाया। तब अलग अलग स्टेट्स जब वो जीतते चले गए और सारा प्रशियन रूलर के अंडर में ही आ गया सारा एरिया, तो वो जर्मनी स्टेट कहलाया, जर्मनी नेशन कहलाया। इनका मानना था ब्लड एंड आयरन में, यानी ब्लड वही हो गया वॉर, वॉर के टाइम पे ब्लड शेड बहुत होता है, बहुत लोगों का खून बहता है, तो यहाँ पे ब्लड जो है वो वॉर को इंडिकेट करता है। एंड आयरन मिलिट्री पावर, लोहे से मजबूत जो सैनिक है उन्हें इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे आयरन उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑटो वन बिस्मार्क का क्या मानना था कि हम लोग वॉर लड़के और मिलिट्री पावर से जर्मनी को यूनिफाई करवा सकते हैं, ना कि सिर्फ बातचीत से। वॉर्स ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, अब जर्मनी को यूनिफाई करवाने के लिए काफी सारी वॉर्स भी लड़ी गई, काफी लड़ाइयां लड़ी गई। बिस्मार्क वेज्ड 3 वॉर्स इन 7 years, 1864 से 1871, इन 7 years में बिस्मार्क ने 3 वॉर्स लड़ी, 3 लड़ाइयां लड़ी। डैनिश वॉर 1864 में लड़ी और ये डेनमार्क के अगेंस्ट में थी। डेनमार्क ने जो जर्मनी की टेरिटरी पे कब्जा कर रखा था, उसे एक तरह से डेनमार्क के हिस्से से हटाने के लिए, डेनमार्क से आजाद करवाने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये डेनमार्क और प्रशिया के बीच में हुआ। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क प्रशिया से बिलोंग करते थे। यहाँ पे मतलब डैनिश वॉर, डेनमार्क वर्सेस प्रशिया। ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर 1866 में हुई। अब जर्मनी का जो एरिया ऑस्ट्रिया के अंडर में आता था, उसे आजाद करवाने के लिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। और यहाँ पे हमें 1866 में ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रशिया ये वॉर देखने को मिली। थर्ड वॉर फ्रांको प्रशियन वॉर 1870 से 1871 तक ये वॉर चली और ये वॉर थी फ्रांस के अगेंस्ट में, प्रशिया वर्सेस फ्रांस। फ्रांस ने जो टेरिटरीज पे कब्जा कर रखा था जर्मनी के, उसे आजाद करवाया गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे वॉर्स लड़के, लड़ाइयां लड़के जो बिस्मार्क थे, उन्होंने 39 स्टेट्स को यूनिफाई करवाया और एक जर्मनी नेशन स्टेट बना के तैयार किया इन 1871। फीचर्स ऑफ अ न्यू जर्मन एम्पायर, अब ये जो बना ये जर्मन एम्पायर था। अभी तक जर्मनी अलग अलग रूलर्स के अंडर में आती थी, प्रशियन एम्पायर कह लो, ऑस्ट्रियन एम्पायर कह लो, ये दूसरों के नाम से जानी जाती थी। अब जब ये 39 स्टेट्स यूनाइटेड हो गए हैं, अब जाके इन्हें इनके खुद के नाम से जाना जा रहा है, जर्मन एम्पायर। अब ये जो नया जर्मन एम्पायर बना 1871 में, इसके क्या क्या फीचर्स थे? अथॉरिटेरियन इन नेचर, अब भी ये अथॉरिटेरियन था, यानी यहाँ पे लोगों को उतने राइट्स नहीं थे। जो रूलर है, जो राजा है, यहाँ पे जो राजा बने थे, उनके अंडर में बहुत अथॉरिटेरियन रूल चल रहा था। लोगों के द्वारा जो राइट्स हैं उन्हें खत्म करने की बात की जा रही थी, लोगों के जो वॉइस है उसे सप्रेस की जा रही थी। दोबारा से नो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन एज डिमांडेड बाय अर्लियर रेवोल्यूशनरीज। अब लिबरल रेवोल्यूशनरीज जो थे, नेशनलिस्ट जो थे, जिन्होंने डिमांड रखी थी कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया इनके अकॉर्डिंग। इन्होंने काफी डिमांड्स रखी थी, ये चाहते थे एक जर्मन नेशन स्टेट बने। यहाँ जर्मन एम्पायर तो बन गया, बट जो लिबरलिस्ट थे, जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने डिमांड जो रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो अभी तक नहीं बना। और ऊपर से राजा बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल कर रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस यहाँ पे बने हुए थे। The middle class, who earlier fought for freedom and democracy, had to compromise with a monarchic military system. अब जो मिडिल क्लास थी, हमने देखा था कि एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड कर रही थी सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को, तो इस क्लास ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने में। इन्होंने फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी, प्रोटेस्ट किया, बट फिर भी इन्हें जो मोनार्की का, यानी राजा का जो रूल चल रहा था, उसके अंडर में रह करके उस पूरे सिस्टम को अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। जो वो चाहते थे कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारा खुद का नेशन स्टेट हो, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जर्मन एम्पायर तो बना, जर्मनी यूनिफाई तो हुआ, बट फिर भी
लिबरलिस्ट के राइट्स के बारे में बात नहीं की जा रही थी, तब भी जो रूल है वो बहुत अथॉरिटेरियन था, मोनार्कियल मिलिट्री सिस्टम था, यानी जहां पे मोनार्की राजा के पास सबसे ज्यादा पावर हो, और दूसरा मिलिट्री, राजा के बाद मिलिट्री आर्मी जो हमारी सेना है उसके पास सबसे ज्यादा पावर हो। तो ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश किया गया जहां पे राजा और सेना, किंग एंड आर्मी, इनके पास सबसे ज्यादा पावर है और लोगों के राइट्स के बारे में दोबारा बात की ही नहीं जा रही है। तो ये सिस्टम स्टैब्लिश हुआ दोबारा से जर्मनी। तो ये हमने देखा इस टॉपिक में, द मेकिंग ऑफ जर्मनी। आई होप सब कुछ क्लियर है, आपको सब समझ में आया है, बट फिर भी अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। I hope everything is clear. Stay curious, stay consistent. Thank you very much.